नमस्कार, मैं विजय पाल, पीजीटी हिस्ट्री जीके सीरीज़ के अगले पार्ट में अब तक हमने हिस्ट्री के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन रखे थे। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने पूरे इंडियन हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं या मेन पीरियड्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स बनते हैं उनको डिस्कस किया था। अब उन्हीं टॉपिक के बेसिस पर हमने नए क्वेश्चंस बनाए हैं। जो पहला जो पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन वो हैं और ये 30 क्वेश्चन ये दोनों को मिला करके 60 क्वेश्चन बनेंगे और इसमें 3 पार्ट कवर हो जाएंगे। पहले जैसे स्टोन एज वाला, दूसरा इंडस सिविलाइजेशन वाला और तीसरा वैदिक सभ्यता वाला। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अलग अलग जो नाम दे दिया जाता है कि वो नाम कैसे पड़ा है। जैसे हम बात करते हैं तो भारत के कई नाम हैं। पहला है भारत या भारतवर्ष। ये नाम पड़ा है भारत के प्राचीन काल के शासक भरत के नाम पर। भरत जो कबीला है उसके नाम पर भारत या भारतवर्ष नाम रखा गया। दूसरा नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू यानी कि जामुन के पेड़ हैं। प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत संख्या में जामुन के वृक्ष पाए जाते थे और उन्हीं वृक्षों के नाम पर इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया। तीसरा नाम है हिंदू। आजकल हिंदू है एक रिलीजन का नाम है, लेकिन जब इस शब्द की बात करते हैं तो ये एक जगह को इंडिकेट करता है, जगह के बारे में बताता है, ना कि रिलीजन के बारे में। ये नाम पर्शियन लोगों ने यानी कि ईरानी लोगों ने दिया है और ये नाम सिंधु नदी के नाम से पड़ा है। ये ईरानी लोग हैं, वो से को है बोलते हैं, इसलिए सिंधु को वो हिंदू नाम से उच्चारित करते हैं। अगला नाम है इंदे। ये ग्रीक लोगों ने, यूनानी लोगों ने दिया है। ये भी जो इंडस है उसी नदी के नाम पर ही इन्होंने इंदे बोला है। अगला है हिंद, यानी कि जो पहले नाम हिंदू रखा है सिंधु नदी के नाम पर, इसी तरह अरब लोगों ने उसको हिंद कहा है। और हिंद जिस समय इस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ये उत्तर भारत के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में हिंद से हिंदुस्तान बन गया मध्यकाल में। और इंडिया जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया है, ये एक्चुअली इससे पहले इंडे यानी कि ग्रीक लोगों ने जो नाम दिया है उसी इंडे को इन्होंने इंडिया के नाम से बोलना शुरू कर दिया। अगला नाम है आर्यावर्त। हालांकि ये कम इस्तेमाल होता है। उत्तर भारत में आर्य लोगों के कारण, यानी कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्यावर्त वह जगह जहाँ पे आर्यों ने अपना शासन किया था। तो ये भारत के अलग अलग नाम हैं, जैसे भारत या भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद, इंडे, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। वैसे ये कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, लेकिन इसके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास, शॉर्टकट में इसको महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। इनको वेदों के संकलनकर्ता के तौर पे माना जाता है। संकलनकर्ता मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। वेदों में हमें वसुधैव कुटुंबकम के बारे में ज्ञान मिलता है, या वेदों से वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया है वो एक परिवार है। वेद संख्या में 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त एवं ऋचाएँ हैं, यानी कि मंत्र हैं। ऋचाओं के यानी कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनका संग्रह किया गया है और उनके अध्ययन को ही ऋग्वेद का नाम दिया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, यानी कि 10 चैप्टर कह सकते हैं इसको आप, और 10 मंडलों में आगे 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है सूत्र हैं। और
10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है हम जिसका उच्चारण करते हैं वो सोम देवता के नाम से है, मतलब सूर्य देवता के नाम से हैं, और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलती है। जैसे हमने ऊपर बात की है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उसके उल्लेख किया गया है। और 10वां जो मंडल है इसमें हमारे जो समाज के जो 4 वर्णों में बांटने की जो व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की जो जानकारी है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है। तो ये बहुत से क्वेश्चन हो गए हैं जो ऋग्वेद के बारे में हैं, और अक्सर यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस का इस धरती पर प्रवेश कब से माना जाता है? यदि हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं तो लगभग 56 लाख वर्ष पुराने समय तक हम पीछे चले जाते हैं, जो इसकी शुरुआत अफ्रीका में होती है, जिसको ऑस्ट्रेलोपेथिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा जो पूर्वज है वो लगभग 56 साल पुराना है, और जिसके बारे में हमारे सबूत अफ्रीका में मिलते हैं, और कितना समय पुराना है? 56 लाख साल पुराना माना जाता है। लेकिन जो होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव जो बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया था, वो धरती पे कब से शुरू हुआ है या उसका समय कब से माना गया है? तो इसका आंसर है कि अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग समय पे आधुनिक मानव का प्रवेश होता है या आधुनिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में सबसे पहले हमें इस तरह की जानकारी मिलती है। यहाँ पर 1,90,000 साल से लेकर के 1,60,000 साल के बीच में अफ्रीका के अलग अलग जगह पे आधुनिक मानव के हमें जानकारी मिली है। दूसरे स्थान पे है एशिया में, जो लगभग 1 लाख साल से लेकर के 80,000 साल पहले एशिया के अलग अलग जगह पे आदि मानव के हमें अवशेष मिलते हैं या जानकारी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसमें 45,000 साल पहले, यूरोप में 35,000 साल पहले, अमेरिकी जो महाद्वीप है, अमेरिका देश का नाम एक्चुअली यूएसए कंट्री का नाम है, लेकिन नॉर्मली उसको अमेरिका बोल देते हैं, जबकि अमेरिका है वो 2 अलग अलग महाद्वीपों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो अमेरिकी महाद्वीपों में 30,000 साल पहले आधुनिक मानव ने प्रवेश किया था। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में लगभग 75,000 साल पहले आधुनिक मानव ने इस धरती पर प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, आग और पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? हमने जैसे बात की है कि स्टोन एज है या पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आग की जो जानकारी है वो हमें पुरापाषाण काल में मिलती है। पुरापाषाण काल का किस काल को बोला जाता है कि पाषाण काल के भी सबसे पुराने भाग को। और पहिए की जो जानकारी है वो नवपाषाण काल में मानी जाती है। नवपाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? आज से 10,000 साल पहले। तो अगला क्वेश्चन है, मानव का प्रथम औजार कौन सा था और वो किस धातु से बना था और वो कहाँ से मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी थी, जो तांबा धातु से बनी थी। यानी कि तांबा ऐसी पहली धातु है जिसका इस्तेमाल मानव ने किया है, और जो पहले जो औजार है वो कुल्हाड़ी है। और भारत में अतिरम पक्कम जगह है तमिलनाडु, वहाँ से ये औजार हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत कब और कहाँ हुई और पहली फसल कौन सी थी? तो कृषि की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल में होती है, और मेहरगढ़ एक जगह है जो आज के पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान यानी पश्चिमी बलूचिस्तान में है। वहाँ सबसे पहले हमें कृषि की शुरुआत के एविडेंसेस मिलते हैं। पहली जो फसल जो उगाई गई वो गेहूँ थी, और साथ में ही जो गेहूँ और जो साथ साथ उगाई जाने वाले
फसलें थी जिनको पहली फसलें माने जाते हैं, लेकिन इंसान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाला जो पहला अनाज है वो चावल है। इसका मतलब गेहूं और जौ है वो उगाए गए पहले थे, लेकिन इस्तेमाल चावल का पहले हुआ था। और भारत में इसके जो एविडेंसेस है, इसके जो साक्ष्य है, वो कोल्डी हवा नामक जगह पे हैं जो आज के उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने भारत में मानव संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी कि जो पुराने समय में भारत में इंसान के होने की बात है, जैसे अभी ने ऊपर बात की थी कि 56 लाख साल पहले अफ्रीका में हमें इस तरह की जानकारी मिलती है, तो भारत में 20 लाख साल पहले 2 मिलियन ईयर्स पहले 2 मिलियन ईयर्स अर्लियर हमें एविडेंसेस मिली हैं। और ये सबूत हैं वो नर्मदा घाटी में हैं, यानी कि मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वहाँ पर आरंभिक मानव के प्रमाण भारत के मिले हैं जो 20 लाख साल पहले के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराने शैलचित्र क्या होता है? पत्थरों पर पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, ये कहाँ पे मिले हैं? तो भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास। यहाँ लगभग 10,000 साल पुराने हमें पेंटिंग्स मिली हैं, चित्रकारिता के हमें सबूत मिले हैं। दीवारों पत्थर की दीवारें हैं या पत्थर की चट्टानें हैं, उनको समतल करके उस पर पेंटिंग की गई है। और नेचुरल कलर्स जो है, जो पेड़ पत्तों के या फिर मिनरल्स के जो कलर है उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की और कब की? तो दयाराम साहनी हैं जिन्होंने हड़प्पा नामक स्थल को 1921 में खोजा था, और इन्हीं के साथी हैं राखल दास बनर्जी जिन्होंने अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो नाम स्थल को खोदा गया। मोहनजोदड़ो स्थल का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। तो हड़प्पा नामक स्थल की पहले खुदाई हुई थी, इसलिए इसकी जो शुरुआत है 1921 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमने अपने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि छोटे बड़े कुल मिलाकर के ना लगभग 1500 स्थल अब तक खोजे गए हैं। अगर इसके सबसे बड़े स्थल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो आज के पाकिस्तान में है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे पे है, जो भारत हरियाणा के जींद शहर में है, और इसकी खोज सूरजभान ने की थी। तो अगर वैसे पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर होना चाहिए। और ये आ जाए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो इसका आंसर राखीगढ़ी होना चाहिए जो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आरंभिक जो आर्य लोग हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास, इस क्षेत्र में बसे थे। इसलिए सर्वाधिक जो बार इस्तेमाल शब्द किया गया है वो सिंधु है। यदि पवित्रता की बात करते हो तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी आर्यों ने माना है। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, यानी कि अलग अलग जन्मों में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो कहानियां हैं उनका सामूहिक नाम जातक कथाएं दिया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि जातक कथाएं क्या है और किस धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम या आगम साहित्य इसका सही आंसर है। जैन साहित्य को हम आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक है जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है। अगला क्वेश्चन है,
इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है, या इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है कुरान। इसमें 114 अध्याय हैं और 6360 पद हैं। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है, वो या क्या कहलाए? सही उत्तर है खलीफा, और खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद का सहायक। अंतिम जो खलीफा है वो 1924 में तुर्की के शासक को माना गया है, और पहले जो खलीफा थे वो अबू बकर थे। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है या कौन है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, जिनका जन्म यरूशलेम में हुआ था, और चूँकि ईसा मसीह के जन्म से ही ईसवी सन की शुरुआत होती है, तो ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को आज 2020 साल हो चुके हैं। 33 ईस्वी सन में इनको सूली पर चढ़ाया गया था, और ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो है बाइबल। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है जरथुस्ट, यानी कि ईरान। ये धर्म ईरान में काफ़ी प्रसिद्ध है, और उन्हीं जरथुस्ट रिलीजन भी बोल देते हैं, या जरथुस्ट इसके संस्थापक है। और इनकी पवित्र जो पुस्तक है वो है जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता पारसी धर्म की प्रमुख पुस्तक है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गीता। लास्ट क्वेश्चन है वो है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है, और मृत्यु 1539 में हुई करतारपुर में, वो भी आज के पाकिस्तान में है। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, और हमारा पहला जो पार्ट है उसमें भी 30 क्वेश्चन है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। पहला कौन सा? स्टोन एज वाला, दूसरा इंडस सिविलाइजेशन वाला, और तीसरा वैदिक कल्चर वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कीजिए।